हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। आज फिर हम दोबारा से जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं, हाँ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का संशोधन अधिनियम, इन दोनों को हम बता चुके हैं। और इसके विस्तार से वैसे तो बता चुके हैं, लेकिन जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियों को दूर करने के लिए एक संशोधन अधिनियम बनाया जो 1781 में, उसके बारे में भी बता चुके हैं। तो चलो अभी आगे चलते हैं। आगे है 1786 का अधिनियम। तो ये 1786 का एक्ट था, ये कार्नवालिस है। हाँ, उसी के लिए, ये समझो कि उसी के लिए बनाया गया है। 1786 में लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1786 में, ओके। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्त रखी। उसका जब उसने बोला कि जब वो भारत बंगाल का गवर्नर जनरल बन रहा था तो उसने दो शर्तें मांगी, शर्तों को रखा। तो उसमें से पहली शर्त थी उसकी कि उसे विशेष मामले में अपनी काउंसलिंग के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार होगा। मतलब एक तरीके की, ये समझो कि उसको एक्स्ट्रा पावर चाहिए थी, या फिर एज वीटो पावर टाइप में। तो उसने पहली शर्त उसकी ये थी, और दूसरी शर्त थी उसकी कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाना चाहिए उसी को। ये दोनों शर्तों को मांगा। मतलब इसी दोनों शर्तों को जानने के लिए लॉर्ड कार्नवालिस ने, मतलब इसी के लिए जाना जाता है 1786 का अधिनियम। उपयुक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया है। ये वैसे खास ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी आते हैं, इससे आगे है 1793 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम क्या है? तो इस कानून में निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसलिंग के निर्णयों के ऊपर आदिवासी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तार कर दिया। मतलब जो जिसने अपने नियमों कानून बनाए थे, वो जो बाकी के सभी लोग कमांडर इन चीफ थे, क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल थे, और जो सभी प्रेसिडेंसियों जो थे, जो बचे हुए थे, उन सभी को एक विस्तार से ये मतलब पहुंचाया। इसने गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। इसने एक मतलब टेक चार्ज करना, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर भी। और इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकारों को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब जो भारत में जो व्यापार की जो समयावधि थी, उसको और बढ़ा के 20 वर्ष अधिक कर दिया गया। इसने कमांडर इन चीफ की गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने ये मतलब न होने की अनिवार्यता ही समाप्त कर दी गई। और इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों द्वारा उनके कर्मचारियों को भारत राजस्व में ही भुगतान किया जाएगा। मतलब यहाँ करेगा, और जो सैलरी है, पेमेंट है, वो भारत से ही वसूलेगा, भारत राजस्व से ही प्राप्त करेगा। भी आते हैं, इससे अगला है चार्टर एक्ट 1813। तो 1813 में जो चार्टर एक्ट बना है, इसमें क्या क्या है, चलो आके देखते हैं। इसमें सबसे पहले है, इस कानून ने भारत की
जो कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो व्यापारिक एकाधिकार थे ना, उनको समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, जो कि आओ व्यापार करो आराम से, कोई परेशानी नहीं है। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार में कंपनियों के एकाधिकार को बहाल रखा। ओके, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की, और इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बंदिशों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। और इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों की व्यक्तियों को लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड का भी प्रावधान रखा। तो उसमें कई सारे पॉइंट हैं। चार्टर एक्ट 1813 में कर लगाना स्टार्ट, कर भुगतान अगर नहीं किया तो उस पर दंड देना, ये सभी थे। अभी आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट में बताया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो पहले 1773 ईस्वी में हुआ था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम, जिसको हम बता चुके हैं, जो 1781 में पारित किया गया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कौन से को? 1781 में जो एक संशोधन अधिनियम बनाया गया था, उसको किस नाम से जाना जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में अस्तित्व में आया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें क्या क्या चल रहा है। इसमें इस नियम अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं, उनको आगे पढ़ते हैं। तो इस की विशेषताएं, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। जो कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों की अलग अलग कर दिया। इसने निदेशक मंडल और कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम के एक नया निकाय के गठन किया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। अब पूछते हैं कि यहाँ कहाँ द्वैध शासन का आरंभ कहाँ से हुआ, तो इसका जन्म ही 1784 है। पिट्स इंडिया एक्ट यहीं से होता है। वह नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे उनको। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनियों के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अभी आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 में चार्टर अधिनियम में क्या क्या है, इसको आगे देखते हैं। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। 1833 का चार्टर अधिनियम कैसा था कदम, मतलब एक तरीके का निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। चलो चलते हैं, देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसने बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, जो कि 1833 में चार्टर अधिनियम द्वारा बनाया गया। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अंदर बनाया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ भी शामिल थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश
कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत के प्रथम जनरल थे। इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। जिसको टेक चार्ज करके बैठा हुआ था मद्रास और मुंबई को, उसको क्या किया? शक्ति से मतलब शक्ति ही नहीं दी उनको। भारत की गवर्नर जनरल को पूरा ब्रिटिश भारत के विधायिकाओं की असीमित अधिकार प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त किया कर मतलब एक व्यापार के तरीके से लोग ख़त्म किया जा रहा है, पूरा कब्जे की तरह किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय, जो व्यापारिक निकाय बनाया हुआ था, उसके रूप को की जाने वाली गतिविधियों को वो समाप्त कर दिया गया। अब यह विरुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एक्ट में सबसे पहले इसकी चर्चा हुई है सिविल सर्विसेज की? तो 1833 चार्टर एक्ट में हुई है। चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय या रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। कोशिश की गई लेकिन समाप्त हो गया, लागू नहीं हो पाया। अभी आगे का एक्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम, इसको आगे की वीडियो में। ओके बाय, राधे राधे।